अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हो आप सब? सब बच्चे जो है ना मैसेज कर दें ग्रुप में कि वॉइस क्लियर है आप सबको। दो बच्चे हो, बाकी बच्चे किधर हैं? अब तो आप लोगों ने खुद कहा है कि 3 बजे से स्टार्ट करें और बाकी बच्चे भी नहीं हैं। आवाज़ क्लियर है आप सबको? हेलो, आवाज़ क्लियर है आप सबको? अच्छा, ये जो पीपीटी है ना, ये इसको आप ना ओपन कर लें। ये जो मैंने सेंड की हुई है यूनिट 2, इसमें हमने जो कल पढ़ा था वो याद किया है आपने? कल जो पढ़ा था वो याद किया है या नहीं? बेटा, कल जो पढ़ा था वो याद किया है या नहीं किया? ऐसा ना क्या करें, पढ़ के आया करें, ठीक है? कल मैं अब सुनूंगा, जब नेक्स्ट लेक्चर होगा ना एपी का, तो उसमें स्टार्ट में मैं आपसे सुनूंगा, फिर याद करके आइएगा, ठीक है? तो हमने हेल्थ इलनेस, ये कुछ डेफिनेशन थी वो पढ़ी थी, और हमारा जो कंटिन्यू था वो डिजीज़ काजेशन के कंसेप्ट थे, जिसमें हम थ्योरीज़ कुछ पढ़ रहे थे। कुछ थ्योरीज़ हमने पढ़ ली थी और कुछ हमने पढ़ ली थी। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड जो है ना, इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो हमने जो अभी थ्योरी जो पढ़नी थी, वो पढ़नी थी लज़ारोस थ्योरीज ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अब लज़ारो के मुताबिक वो कहता है कि जब कॉपिंग का प्रोसेस होता है, उसमें इंडिविजुअल जो है ना, उसमें ना शेप्स बनती हैं, जैसे मतलब स्ट्रेस, जितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, उसके रिस्पॉन्ड में इंडिविजुअल कुछ शेप्स बनाता है, जो कि दरअसल में क्या होता है, वो इम्पैक्ट होता है क्लाइंट की रेजिस्टेंस का डिजीज़ के अगेंस्ट। डिजीज़ जब हो रही होती है तो उसका जो क्लाइंट रेजिस्टेंस होती है ना डिजीज़ की, वो जो इम्पैक्ट होता है, तो उसको मतलब कहते हैं कि वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स, मतलब स्ट्रेस जब पड़ता है ना, तो उसकी वजह से शेप्स बनती हैं। बेटा, ये अपना माइक जो है ना वो काइंडली म्यूट करें, और अगर आपको आवाज़ क्लियर ना आए तो आप लोग ना मैसेज कर दीजिए कि सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, कट हो रही है, तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद वोल्फ थ्योरी ऑफ स्ट्रेस आई, जिसने आर्गन मैल अडेप्टेशन और डिजीज़ के बारे में कहा। इन लोगों ने ये देखा कि लोग जो हैं रिस्पॉन्स करते हैं क्रॉनिक स्ट्रेसर को। जितने भी क्रॉनिक स्ट्रेसर होते हैं तो लोग उनको रिस्पॉन्स करते हैं, लाइक कोई जॉब से फ्रस्ट्रेटेड है, किसी की जो लाइफ है, होम लाइफ, वो अनहैप्पी है, कोई मतलब इनका ये यकीन था कि इंसान की जो मुकम्मल ज़िंदगी की जो हालात है वो डिस्टर्ब रहती हैं। उस डिस्टर्बेंस की वजह से, उस इफ़ेक्ट की वजह से पर्सन जो है ना डिजीज़ का ससेप्टिबल रहता है। वुल्फ थ्योरी ऑफ स्ट्रेस का ये मतलब था। ऑर्गन के अंदर मतलब मैल अडेप्टेशन वगैरह, इन्होंने ये कहा था। उसके बाद होम्स और रेस थ्योरी जो है ना, लाइफ चेंजेस एंड ऑनसेट ऑफ इलनेस, इन्होंने कहा, इनने एक्सप्लोर किया रिलेशनशिप को। किस चीज़ का रिलेशनशिप? दो चीज़ों का रिलेशनशिप होता है, आपको पता है। एक तो उन्होंने कहा कि अमाउंट ऑफ चेंज इन पर्सन लाइफ, मतलब अगर इंसान की ज़िंदगी के अंदर कोई चेंज लाया जाए थोड़ा सा, और एंड सब्सिक्वेंट ऑफ इलनेस, और इलनेस जो है ना, जो डिजीज़ है इसका, और इंसान की ज़िंदगी में जो थोड़ा बहुत चेंज आता है, उसके रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया कि चेंज से कैसे कोई डिजीज़ होती है, कोई इलनेस कैसे होती है। इन्हें ये डिस्कवर किया कि हायर अ पर्सन लाइफ चेंज स्कोर, जितना मतलब बंदे का स्कोर, एक ने मतलब स्कोर बनाया, कोई स्केल था। इन्होंने देखा कि जिसका स्कोर बहुत ज़्यादा हाई है लाइफ चेंजिंग, द ग्रेटर इज़ द लाइकहुड दैट इन इलनेस वुड डिवेल्प, उसमें चांसेस ज़्यादा थे कि वो इलनेस उसमें डिवेल्प जो है ना वो भी ज़्यादा होगी। जिसका लाइफ चेंजिंग, जितनी ज़्यादा लाइफ के अंदर चेंजिंग स्कोर ज़्यादा आएगा, तो उन्होंने कहा, होम्स और रेज ने कहा कि ऑनसेट ऑफ इलनेस भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ये थ्योरीज थी, और इसकी जो मेन इवेल्यूएशन था डिजीज़ प्रोसेस का, वो एक इंडिविजुअल की बेस पे था।
इन अर्ली स्टेज से फाइनल स्टेज तक, मतलब रिकवरी कैसे होती है, डेथ कैसे होती है, और अगर इंटरवेंशन ना दी जाए तब कैसी कंडीशन होगी, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, इन सब चीज़ों को मतलब इन्होंने पर्सन टू पर्सन जो है ना डिज़ीज़ को स्टडी किया। इसके बाद आप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो आपको पता है 2 फेज़ में होती है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। एक होता है इसका प्री पैथोजेनेसिस फेज़ और एक होता है पैथोजेनेसिस फेज़। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, बेटा इसमें ना कुछ स्टेजेस होते हैं और इसके जो फेज़ हैं वो 2 फेज़ हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के। एक होता है प्री पैथोजेनेसिस, ये वो स्टेज होता है जिसमें पर्सन जो है वो ससेप्टिबल होता है, उसका एक्सपोजर नहीं होता, डिजीज़ जो है ना वो उसको नहीं होती है, एजेंट और होस्ट का आपस में एक्सपोजर नहीं हुआ होता, ससेप्टिबल स्टेज में होता है। बट जैसे ही नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ में जो है पैथोजेनेसिस फेज़ में इंटर होता है तो उसमें एक्सपोजर होता है जब एजेंट के साथ, तो उसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, कुछ सिम्टम्स का ऑनसेट होता है और कुछ यूजुअल डायग्नोसिस होती हैं। तो इसी तरह डिफरेंट स्टेजेस में से वो गुजरता है। एक तो स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी, स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल क्लासेस डिजीज़, स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़, सब क्लिनिकल से फिर क्लिनिकल डिजीज, स्टेज ऑफ रिकवरी जिसमें डेथ या डिसेबिलिटी की तरफ पर्सन जो है वो। अब इन सब स्टेजेस को हम देखते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं हर एक स्टेज में। ससेप्टिबल में क्या होता है, सब क्लिनिकल में क्या होता है, क्लिनिकल में क्या होता है, रिकवरी और डिसेबिलिटी में क्या होता है। ये किसके स्टेजेस हैं, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के। और फेजेस कितने हैं, 2 फेजेस हैं, स्टेजेस कितने हैं, 4 स्टेजेस हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ससेप्टिबल में ये होता है कि रिस्क फैक्टर जो डिजीज़ के अंदर होते हैं ना वो, और पॉपुलेशन है ना एक, उसके अंदर कितने रिस्क फैक्टर जो मौजूद हैं और पर्सन जो है वो कितना मतलब उनका साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है वो ससेप्टिबिलिटी फेज होता है, स्टेज होता है। सब क्लिनिकल में ये होता है कि इंडिविजुअल जो है वो उन रिस्क फैक्टर के साथ एक्सपोजर करता है, उसका इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसको डिजीज़ जो है ना वो हो जाती है। जब जैसे एजेंट उसके साथ एक्सपोजर होगा या एजेंट उसकी बॉडी के अंदर जाएगा सब क्लिनिकल फेज के अंदर, तो उसमें अर्ली पैथोलॉजिकल चेंजिंग्स भी आना स्टार्ट हो जाती हैं। और क्लिनिकल फेज में उसको कंप्लीट जो है साइन सिम्टम्स जो है ना एक इंडिविजुअल में नोट डाउन की जाती हैं, मार्क्ड होती हैं, दिखाई जाती हैं, पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद रिकवरी एंड डिसेबिलिटी डेथ आता है। अब रिकवरी में क्या होगा, आउटकम देखते हैं हम। अगर ट्रीटमेंट किया है तो पर्सन जो है ना वो रिकवर हो जाता है, अगर नहीं हुआ क्लिनिकल डिजीज़ जो है वो उसकी पुअर प्रोग्नोसिस हो रही है, मतलब ज़्यादा जल्दी आउटकम जो है अच्छा नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से डेथ हो सकती है या डिसेबिलिटी वगैरह हो सकती है। तो ये इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। उसके बाद फेज प्री पैथोजेनेसिस फेज, जैसे कि मैंने आपको बताया प्री पैथोजेनेसिस, इस फेज़ के अंदर क्या होता है, ये वो फेज़ है, वो पीरियड है जो डिजीज़ के अक्रेंस है पहले का होता है। इसमें ऑनसेट ऑफ डिजीज़ नहीं होता, उससे पहले का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं प्री पैथोजेनेसिस। इस फेज़ में अंदर क्या होता है कि हो सकता है, पॉसिबल चांसेस हैं कि जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट, इनका आपस में इंट्रैक्शन तो होता है इन 3 कंपोनेंट का, बट इस फेज़ में डिजीज़ का ऑनसेट जो है वो नहीं होता। जैसे ही इस पैथोजेनेसिस फेज़ में जाते हैं, तब पैथोजेनेसिस फेज में जाते हैं जब एक एजेंट किसी ससेप्टिबल ह्यूमन होस्ट के अंदर इंटर हो जाए, उसके साथ उसकी बॉडी के अंदर चला जाए, तो तब पैथोजेनेसिस फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब पैथोजेनेसिस फेज को क्लियर कट देखते हैं, वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर देखा जाता है। इसमें ये होता है कि जो डिजीज़ एजेंट होता है, जो भी माइक्रोब्स होता है, वो बॉडी के अंदर जाता है, मल्टीपल होता है, फिर टिश्यूज़ के अंदर इंड्यूस हो जाता है, फिर फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स आती हैं, फिर ऐसे डिजीज़ आगे प्रोग्रेस करती है, फिर डिफरेंट पीरियड्स इंक्यूबेशन से गुजरता है बंदा, फिर उसको पैथोजेनेसिस अर्ली और लेट पैथोजेनेसिस होती है। इस तरह फाइनल उसका आउटकम देखा जाता है कि डिजीज़ की वजह से क्या हुआ है, डेथ हुई है, डिसेबिलिटी या डिस्कवरी हुई है। तो ये सारे फेजेस जो है ना डिफरेंट जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर हमने पढ़े थे, कब पढ़े थे, वहाँ पे पढ़े थे पैथो के अंदर, ठीक है। तो उन फेज़ में से ये गुजर के जाता है, जो हमने पहले स्टेजेस पढ़े हैं, ये सारे स्टेजेस जो है ना वो इसी के अंदर आते हैं पैथोजेनेसिस फेज़ के अंदर। इसमें अगर पैथोजेनेसिस फेज़ को जो है ना इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इंटरवेंशन दे के, इम्यूनाइजेशन या कीमोथेरेपी करवा के हम पर्सन को बचा सकते हैं। अब इन्फेक्शन जो है क्लिनिकल भी हो सकता है बेटा, सब क्लिनिकल भी हो सकता है। अब सब क्लिनिकल कब होगा, सब क्लिनिकल तब होता है जब इंसान जो है ना
उसके अंदर वो एज अ कैरियर होता है, ठीक है, एज अ कैरियर, मतलब जैसे कि टाइफाइड डिप्थीरिया होता है ना, इसमें बंदा कैरियर होता है बट उसको साइंस सिम्टम जो है ना वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रही। ये होता है सब क्लिनिकल फेज। अब क्लिनिकल केस या क्लिनिकल फेज में क्या होता है, इसमें इंसान को जो है ना जो क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स होती हैं उस डिसऑर्डर की, डिजीज़ की, वो उसके अंदर डिवेल्प हो जाती हैं डिजीज़ की, तो किस में चला जाता है, फिर क्लिनिकल फेज में चला जाता है। तो ये इन्फेक्शंस जो है ना क्लिनिकल भी होते हैं और सब क्लिनिकल भी होते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत से जो है ना ये SCQs जो है ना काफ़ी मरतबा एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों सबको? मैसेज कर दें, सब बच्चे मैसेज कर दें यहाँ तक क्लियर है और समझ आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मुश्किल तो नहीं है। आगे आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज़, ये भी कंसेप्ट जो है ना काफ़ी मरतबा पूछा गया है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है, इसको आइसबर्ग जो है ना कंसेप्ट उसके साथ कंपेयर किया जाता है। डिजीज़ जो कम्युनिटी में कोई डिजीज़ है ना उसको कंपेयर किया जाता है आइसबर्ग के साथ। कैसे? इसमें यही कहा जाता है कि जब एक पीस ऑफ आइस इज अलाउड टू फ्लोट ऑन वाटर, अ स्मॉल पोर्शन इज विजिबल एंड मेजर पोर्शन इज सबमर्ज्ड इन द वाटर। आपको पता है जो आइसबर्ग का कंसेप्ट है उसमें क्या है कि थोड़ा सा ऊपर मतलब पहाड़ का टुकड़ा रहना है, जबकि अंदर जो है ना एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है, ठीक है बेटा। अगर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ आई है ना तो आप 5 नंबर का है तो डेफिनेटली आप स्टेजेस जो है ना मेंशन कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा, वरना पैथोजेनेसिस और प्री पैथोजेनेसिस भी अगर आप लिख देते हो तो वो भी इनफ होता है, ठीक है। स्टेजेस मेंशन कर दीजिएगा पैथोजेनेसिस में तो उससे बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब जो पहाड़ की जो अब पहाड़ जो ऊपर नज़र आ रहा होता है ना, जो विजिबल पोर्शन होता है उस आइस का टिप पे, उसको कंपेयर करते हैं। ये जो आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज़ जो है वो कहते हैं क्लिनिकल केसेस के साथ कंपेयर किया जाता है, जो कि फिजिशियन कम्युनिटी के अंदर डायग्नोज कर चुके होते हैं ना, वो कहते हैं कि वो विजिबल टिप ऑफ आई इतना हम डायग्नोज कर लेते हैं क्लिनिकल केसेस जो हमने डायग्नोज्ड हैं, रजिस्टर्ड है, हमें पता है। उसके बाद जो मेजर पोर्शन, सबसे ज़्यादा पोर्शन जो अंदर छुपा हुआ है, सब मर्ज्ड है आइस का और हिडन है उसका मैस, जो कि मतलब नज़र भी नहीं आता, ये डिज़ीज़ जो हैं उनको वो कहते हैं कि ये अनरिकॉग्नाइज्ड डिज़ीज़ हैं और ये लेटेंट के फेज़ में चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ इसमें ये है कि बंदों को डिजीज़ तो है बट हमें वो कम्युनिटी के अंदर मतलब मौजूद हैं, वो एज अ कैरियर, एज अ एसिम्प्टोमेटिक और अनडायग्नोज्ड केसेस जो हैं कम्युनिटी के अंदर, ये सारे क्या हैं, उसके अंदर जो हिडन आइस है वो इतनी ज़्यादा हैं, वो कहते हैं जैसे आइसबर्ग के अंदर जो पहाड़ छुपा हुआ है ना इतने हैं। और उन इन सब ये सारे जो है ना ये प्रिविलेंस ऑफ डिज़ीज़ के अंदर आते हैं, और ये तब तक जब तक हमारे पास क्लिनिकल में नहीं आते तो तब तक हमें पता नहीं चलता, या फिर वो ऐसे मतलब कम्युनिटी में सर्वाइव करते रहते हैं या मर जाते हैं और उनको मतलब कोई पता ही नहीं होता कैरियर है, सिम्टोमेटिक है या अनडायग्नोज्ड केसेस होते, क्योंकि वो आते ही नहीं है क्लिनिक में फिजिशियन के पास और फिजिशियन को पता भी नहीं होता। फिजिशियन कहते हैं इतने केसेस जो है ना जो सब मर्ड हिडन पोर्शन है, इतने ज़्यादा केसेस जो है ना वो सब मर्ड हैं, हिडन है, उनको भी नहीं पता कितने लोग जो है ना वो इस डिज़ीज़ के अंदर अक्रेंस हैं, जैसे ये आगे दिखाया गया है। देखें अब विजिबल केसेस में कुछ देखें, ये एक पिक्चर बनाई गई है जिनमें 32 जो हैं वो हिडन है, इनविजिबल केसेस हैं, कैरियर हैं, इसमें से कुछ कुछ सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है, किसको कुछ अनडायग्नोज्ड हैं। अब ऊपर जो नज़र आ रहे हैं विजिबल केस वो बहुत थोड़े से हैं, और वो वही बंदे क्लिनिकल इलनेस में उनको काउंट किया जा रहा है, और उनमें से मतलब डेथ की हुई, ये वो केसेस हैं जो विजिबल हैं। अब बहुत से ऐसे लोग जो हैं इनविजिबल हैं, उनका पता भी नहीं है, वो इतना बड़ा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सारा कंसेप्ट जो है ये आइसबर्ग का है, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक आइसबर्ग का फिनोमिना? सब बच्चे मैसेज करें सबको क्लियर है जी। बच्चे स्लाइड से पढ़ रहे हैं, और अगर आपने स्टार्ट से लेक्चर लिया होता तो आपको पता होता कि ये बुक के अंदर भी मौजूद है, कम्युनिटी मेडिसिन जो है ना उस बुक में आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। एक्सेल कम्युनिटी जो नवीद आलम की है बुक आपके पास। सब बच्चे रिस्पॉन्स करें, क्लियर है आप सबको आइसबर्ग का फिनोमिना?
अब आगे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये एपिडेमियोलॉजी के गोल के बारे में लिखा हुआ है, क्या करती है ये आप सबको पहले से पता है, बहुत पढ़ चुके हैं। ये प्रिवेंशन, कंट्रोल ऑफ डिजीज़ और प्रमोशन ऑफ हेल्थ में मतलब 3 कंसेप्ट, प्रिवेंशन, कंट्रोल और प्रमोशन ऑफ हेल्थ, इसमें मतलब हमें हेल्प आउट करती है, और इन काजेज़ वगैरह कौन सी हैं डिजीज़ के और कैसे उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ये बताती है। आगे हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ काज। काज क्या चीज़ है, इसका क्या कंसेप्ट है, काज कहते किसको हैं। हम जो पढ़ रहे हैं सुबह से, काज ऑफ डिजीज़, काजेशन ऑफ डिजीज़, ही होती क्या है, काज कहते किसको हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। डिजीज़ की जो काज होती है, जो सबब होता है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है। क्योंकि हेल्थ की फील्ड में हम अगर प्रिवेंट तब भी कर सकेंगे, डायग्नोसिस तब बना सकेंगे, तभी एप्लीकेशन ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकेंगे जब हमें सबब का पता होगा। जब हमें पता ही नहीं है कि काज क्या है, तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम उसे प्रिवेंट कैसे करेंगे। जब हमें पता ही नहीं है कि रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग जो है वो रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन का, तो हम कैसे उससे प्रिवेंट करेंगे। हमें पता चल गया है कि स्मोकिंग है, तो फिर हम स्मोकिंग छोड़ देंगे, वैसे आप तो नहीं छोड़ेंगे। और डायबिटीज़ के पेशेंट जो आपको पता है शुगर होती है उनको, ओबेसिटी वगैरह, तो उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें पता है इन चीज़ों का, ये रिस्क फैक्टर है, इससे प्रिवेंट करनी चाहिए। तो ये हमें काज से ही पता चलता है, तो इसीलिए हमें काज को समझना बहुत ज़रूरी है। काज है क्या, काज जो है ना डिजीज़ की, कोई काज एक ऐसा इवेंट, ऐसी कंडीशन, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है या ऐसे कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है जो क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किस चीज़ में, डिज़ीज़ की अक्रेंस में, डिज़ीज़ की प्रोडक्शन में, डिज़ीज़ के सप्रेशन में। डिजीज़ स्प्रेड होती है, प्रोड्यूस होती है एक काज की वजह से। एक काज है क्या, कोई इवेंट, कोई सिचुएशन, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी फैक्टर्स है या कौन सी कंबाइंड फैक्टर्स हैं जो डिजीज़ प्रोड्यूस करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। काज जो है वो सफिशेंट भी होती है और नेसेसरी भी होती है। अब काइजल रिलेशनशिप की टाइप्स कितनी है, जो काइजल पाथवे है वही डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। अब डायरेक्ट काज क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। जो डायरेक्ट काज है ना, इसको किसी भी इंटरमीडिएट स्टेप की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली क्या करती है, डिजीज़ प्रोड्यूस करती है विदाउट एनी इंटरमीडिएट स्टेप, मतलब किसी से को वे की, किसी रूट की कोई ज़रूरत नहीं होती। जबकि इनडायरेक्ट काज जो है ना, एक ऐसा फैक्टर है डिजीज़ का, काज का, जो क्या करता है, इंटरमीडिएट स्टेप के थ्रू या कोई और स्टेप के थ्रू जो है ना डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। जैसे ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर इंटरमीडिएट स्टेप जो है ना वो विचुअल होते हैं और हर वक्त प्रेजेंट होते हैं, यानी कैजुअल स्टेप में। तो ये डायरेक्ट जो है, अब फैक्टर है, कोई भी फैक्टर है डिजीज़ का काज है, वो डायरेक्ट डिजीज़ करेगा। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होगा, वो कुछ स्टेप्स में से गुजर के बाद में डिजीज़ प्रोड्यूस करती है। अगर आप कहते हैं कि कैजुअल रिलेशनशिप को पढ़ना समझना चाहते हैं, तो इसकी ना 4 टाइप्स हैं कैजुअल रिलेशनशिप की, पॉसिबल हैं। वो 4 टाइप्स कौन से हैं, कैजुअल रिलेशनशिप की 4 टाइप्स हैं बेटा, याद रखिएगा। कौन कौन सी, नेसेसरी एंड सफिशेंट, necessary but not sufficient, sufficient but not necessary, neither sufficient nor necessary। ये 4 टाइप्स हैं किसकी, कैजुअल रिलेशनशिप की। अब हम पढ़ेंगे ये होती क्या है, नेसेसरी, सफिशिएंट, नेसेसरी, नॉट सफिशिएंट। इनको देखते हैं, ये किसकी टाइप्स हैं, कैजुअल रिलेशनशिप की टाइप्स हैं। बेटा आवाज़ कट रही है, सबको कट रही है क्या, दोबारा बता दें, आवाज़ नहीं आ रही आप सबको। सबको आवाज़ नहीं आ रही। 4 टाइप्स हैं बेटा कैजुअल रिलेशनशिप की। सब बच्चे मैसेज कर दें आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। 4 टाइप्स हैं बेटा कैजुअल रिलेशनशिप की। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे चलें। आगे पढ़ें। अब आ रही है आवाज़, क्लियर है। ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट एक फर्स्ट टाइप है कैजुअल रिलेशनशिप की। इसमें ये होता है कि एक फैक्टर जो है ना वो क्या करता है, नेसेसरी भी होता है और सफिशिएंट होना चाहिए डिजीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब एक वो तो ज़रूरी भी है और उसकी उतनी अमाउंट, उतनी मतलब होना भी चाहिए एक डिज़ीज़ के लिए। विदाउट द इस फैक्टर के बगैर वो डिज़ीज़ जो है ना डेवलप कभी हो ही नहीं सकती। मतलब वो फैक्टर इतना ज़रूरी है, और उस फैक्टर की प्रेजेंस कितनी होनी चाहिए डिज़ीज़ को मतलब डेवलप करने के लिए,
फॉर एग्जांपल मतलब एक फैक्टर ऐसा है, फॉर एग्जांपल जैसे एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। अब बहुत से लोग होते हैं उनका एक्सपोजर होता है, और कुछ उनमें से ऐसे लोग होते हैं जिनको डिजीज़ नहीं होती, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको साइन सिम्टम्स शो होने लग जाती हैं। तो इसका मतलब है कि वो इनसफिशेंट था जिनको नहीं हुई उनके लिए, और जिनको होगी उनके लिए इम्यूनिटी वीक थी और सफिशेंट अमाउंट में वो फैक्टर था। तो फैक्टर ए को क्या होना चाहिए, नेसेसरी भी होनी चाहिए और सफिशेंट भी होना चाहिए एक डिजीज़ को डेवलप होने के लिए। उसके बाद ये नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट, ये एक दूसरी टाइप है। इसमें फैक्टर का होना लाजमी है, ज़रूरी नहीं है वो कितनी मिकदार में है, ठीक है। सफिशेंसी इसमें नहीं देखी जाती, सफिशेंट टू कॉज अ डिजीज़ मतलब इसमें नहीं देखा जाता। इसमें ये हो सकता है कि नेसेसरी है, मतलब इतने फैक्टर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मल्टीपल फैक्टर रिक्वायर हैं किसी एक सीक्वेंस ऑफ डिजीज़ के डेवलप होने में। फॉर एग्जांपल जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, आपको पता है ये ट्यूबर बेसिलस जो है ना, इसका एक नेसेसरी फैक्टर है। ट्यूबर बेसिलस जो है ना, ये ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। अगरचे ये प्रेजेंट है बट इसको जो है सफिशेंसी जो है ना इसकी डिज़ीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब किसी इंडिविजुअल के अंदर ज़रूरी नहीं है। अब एक डिज़ीज़ डेवलप होती है उसके लिए वो कहता है कि नेसेसरी हैं हर फैक्टर ए बी सी ये ज़रूरी है। मतलब क्राउडिंग होनी चाहिए, पुअर बंदा पुअर इम्यूनिटी वीक होनी चाहिए, और उसको ट्यूबर बेसिलस का इंट्रैक्शन भी हुआ हो, तो ये चीज़ें होनी चाहिए तो उससे डिजीज़ डेवलप हो रही है। बट ये नहीं है कोई सफिशेंट अमाउंट हो। अगर ये इंस्पेक्टर सारे हैं तो जहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन जितने भी लोगों का एक्सपोजर है उन सबको ये होगा। तो नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट, बस सफिशेंट बट नॉट नेसेसरी। इसको देखते हैं। इस मॉडल में ये कहा गया है कि फैक्टर जो है ना अकेला भी डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, बट सो कैन अदर फैक्टर एक्टिंग। अकेले मतलब कोई भी फैक्टर अगर उसका एक्सपोजर हुआ है, मतलब डिफरेंट फैक्टर, एक ए है, एक बी है, एक सी है, उन वो अगर सफिशेंट अमाउंट में कहीं पे भी मौजूद हैं, अगर एक्सपोजर हुआ है तो उससे डिजीज़ डेवलप हो जाती है। जैसे कि रेडिएशन के साथ किसी का एक्सपोजर हुआ है या बेंजीन के साथ एक्सपोजर हुआ है, तो यार इन दोनों की वजह से क्या होगा, ल्यूकेमिया जो है ना विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अदर, मतलब अगर इनमें से कोई एक भी है रेडिएशन एक्सपोजर या बेंजीन, कोई और फैक्टर ना भी इन्वॉल्व हो, तो उस तब भी उस बंदे में ल्यूकेमिया हो जाता है। तो ये क्या है, एक सफिशेंट है। इस सिचुएशन में हत्ता कि आपको कैंसर जो है ना डज नॉट डेवलप, बेसिकली वो कहता है कि हर बंदे में भी कैंसर डेवलप नहीं होता, हो जिनका रेडिएशन और बेंजीन की समझ। सो although both factor are not needed, other co-factor probably are, दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब हर फैक्टर अगर सफिशेंट अमाउंट में मौजूद है, ज़रूरी नहीं है कि होने चाहिए, बट नॉट नेसेसरी। डिजीज़ जो है ना किसी और फैक्टर से भी डेवलप हो सकती है, वो एक फैक्टर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फैक्टर ए हो या बी हो या सी हो, कोई भी हो उनमें से डिजीज़ डेवलप हो जाएगी, कोई इसके लिए लाजमी एक फैक्टर्स नहीं है। क्लियर? मेरा आवाज़ नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही क्या, या एक बच्चे को नहीं आ रही? सब बच्चों को नहीं आ रही? जिनको आवाज़ आ रही है वो मैसेज करें पहले तो, जिनको आवाज़ क्लियर है मैसेज करें। आ रही है, दरमियान में से कट रही है, फिर सही हो जाती है। जैसे आ रही है सब बच्चे वैसे बताएं, दरमियान से कट रही है सबको या सिर्फ एक बच्चे को? सब बच्चे रिस्पॉन्स करें, कैसे ही है, कट रही है या क्लियर है? सब बच्चे मैसेज करें कि आवाज़ क्लियर है या कट रही है। क्लियर है? अच्छा हूर बेटा, आप ना ऐसा करें कि अपनी जो है ना आवाज़ जो है ना नेटवर्क जो है ना वो देखें, ठीक है। बाज़ का ऐसा होता है कि आपका नेटवर्क ठीक नहीं होता, अगर सबको आ रही है तो आप ना अपना नेटवर्क ठीक करें। उसके बाद जो अगली टाइप्स है वो नैदर सफिशेंट नॉट नेसेसरी, मतलब ज़रूरी नहीं है सफिशेंट भी हो नेसेसरी भी हो। इसका मतलब है दो फैक्टर्स हैं, अगर ए बी, तो उन दो मिल रहे हैं, एक्सपोजर हो रहा है, तो उसकी वजह से भी डिजीज़ डेवलप हो सकती है। वो ज़रूरी भी नहीं है और सफिशेंट ना भी हो, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। ये एक कम्प्लेक्स मॉडल है जिसमें ये होता है कि एक्यूरेटली जो रिप्रेजेंट होता है कैजुअल रिलेशनशिप का, वो मतलब ये मोस्टली क्रॉनिक डिजीज़ जो है ना उनको रिप्रेजेंट कर लें, उनके अंदर ये काज होती है ना नेदर सफिशेंट नॉट नेसेसरी, ये पाई जाती है। ठीक हो गया। अब जो डिज़ीज़ इसके लिए दी गई है जिसमें एक से ज़्यादा काजेज़ होती हैं मैकेनिज़्म के अंदर, ये सारा मतलब हमने देख लिया।
और इसमें मल्टीपल काजेज़ जब मिलती हैं तो एक डिज़ीज़ जो है वो होती है। अब फैक्टर कौन कौन से होते हैं काजेशन के अंदर? एक डिज़ीज़ का सबब जो चीज़ बन रही है, काज बन रही है, उसमें फैक्टर्स कौन कौन से? 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर जो है ना वो एक अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं काजेशन ऑफ डिजीज़ के अंदर। इसमें से मे भी सारे नेसेसरी हों, बट कुछ जो हैं इनमें सफिशेंट भी होते हैं डिजीज़ ऑफ काज के लिए। अब वो कौन कौन से हैं फैक्टर? 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, एक होते हैं इनेबलिंग फैक्टर, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर और री इन्फोर्सिंग फैक्टर्स। ये 4 के 4 फैक्टर जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं इन सब फैक्टर्स को, ये कौन कौन से हैं और क्या है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर एक ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो क्या करती है पर्सन को, उस बंदे को ज़्यादा रिस्क पे या ससेप्टिबल बनाती है किसी भी डिजीज़ का। मतलब क्या मतलब है? जब एक ऐसा फैक्टर है जो ज़्यादा ससेप्टिबल बना रहा है। एज, लेकिन अब जितने भी लोग ज़्यादा एज के हैं या कम एज के बच्चे हैं या बूढ़े हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं डिजीज़ के। तो ये क्या है? एज एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। इसी तरह हेरिडिटरी, लाइफस्टाइल, इन्वायरमेंट, उनका जेंडर। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो फीमेल में ज़्यादा होती हैं जेंडर वाइज, जैसे कि हमने MHN में पढ़ा था, ठीक है। तो ये फैक्टर्स जो हैं एज, जेंडर, लाइफस्टाइल, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, ये सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं और ये ऐसे फैक्टर्स हैं, ये ऐसी कंडीशन सिचुएशन बनाते हैं जिसमें बंदा जो है ना ज़्यादा रिस्क या ससेप्टिबल होता है डिजीज़ का। प्री डिस्पोजिंग। इनेबलिंग फैक्टर। इनेबलिंग फैक्टर जो है ना एक ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस है जो डिज़ीज़ की डेवलपमेंट के लिए एक फेवर इन्वायरमेंट जो है ना वो देती है। मतलब अब जो है ना जितने भी आप देखते हैं क्वाशर का या मिराजमस के जो पेशेंट होते हैं, अब उनमें क्या होगा, उनके जो फैक्टर, उनका माहौल बेचारों का ऐसा होगा, उनके डिजीज़ डेवलपमेंट फेवर में, मतलब ये मिराजमस या क्वाशर किन में होगी? जिनमें लो इनकम होगी, पुअर हाउसिंग होगी, न्यूट्रिशन पुअर होगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ कम होगी। तो ये क्या है? ये फैक्टर्स जो है ना इन लो इनकम, पुअर हाउसिंग, पुअर न्यूट्रिशन, ये सारे इनेबलिंग फैक्टर हैं। ये डिजीज़ की डेवलपमेंट को मतलब फेवर इन्वायरमेंट दे रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, ये ऐसा इन्वायरमेंट है जो डिजीज़ की फेवर में है, डिजीज़ के डेवलप होने में। तो ये सारे फैक्टर्स इनेबलिंग फैक्टर में आते हैं। उसके बाद है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। प्रेसिपिटेट क्या है? स्पेसिफिक या कुछ नॉक्सियस एजेंट होते हैं, कुछ कोई भी डिजीज़ हो उसके मतलब रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक या नॉक्सियस एजेंट होते हैं। जैसे ही उनके साथ एक्सपोजर होता है बंदे का, तो उनके साथ एक्सपोजर होते ही बंदे को क्या होता है? ऑनसेट ऑफ डिजीज़ उसके अंदर हो जाता है। तो ये स्पेसिफिक कुछ एजेंट जो है ये डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मोस्टली आप कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर माइक्रोब्स वगैरह देखते हो। अब इसी तरह लाइक जैसे कि एक पोलन्स हैं, कोई किसी को अस्थमा हो जाता है, पोलन से एलर्जी होती है, तो ये एक स्पेसिफिक फैक्टर है, एक नोजियस एजेंट है जिसके साथ जैसे एक्सपोजर हुआ तो बंदे को ऑनसेट ऑफ डिजीज़ होती है अस्थमा का, एस्थमेटिक अटैक लिखने जाते हैं। तो ये फैक्टर क्या कहलाते हैं? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कहलाते हैं। इनमें से काफ़ी सारे MCQ इनमें से बन सकते हैं, मैं आपको बताता चलूँ। उसके बाद है री इन्फोर्सिंग फैक्टर्स। री इन्फोर्सिंग फैक्टर ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑलरेडी कोई अगर डिजीज़ है, कोई सी स्टेट में बंदा है, तो उसको क्या कहते हैं? एग्रीवेट करते हैं। मतलब रिपीटेडली जब एक्सपोजर होता है आप या कोई हार्ड वर्क कर रहे हो तो क्या करते हैं? वो डिज़ीज़ जो है ना वो आपके अंदर इस्टेब्लिश हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो इसको कहते हैं री इन्फोर्सिंग बाय री इन्फोर्सिंग फैक्टर्स। ये एग्रीवेट करते हैं जब रिपीटेडली आपका एक्सपोजर हो फैक्टर के साथ। इसी तरह रिस्क फैक्टर बेटा आपने पहले भी पढ़ा है कि वो फैक्टर होते हैं जो इसका डिज़ीज़ की काज के साथ एक डायरेक्ट लिंक होता है, जिनमें हमने काफ़ी सारे फैक्टर को डिस्कस किया। जो 4 टाइप्स थी ये सारे काजेशन ऑफ डिजीज़ की, जो मतलब रिस्क फैक्टर की टाइप्स थी, हम उसमें भी लिख सकते हैं। अब जितने मतलब ज़्यादा आपका कॉन्टैक्ट होगा इन फैक्टर के साथ, उतने ज़्यादा चांसेस जो हैं डिजीज़ की डेवलपमेंट के वो ज़्यादा होंगे। ठीक हो गया? क्लियर है सबको यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? आप सबको समझ आ गई? आगे चलें। किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है?
क्लियर है, बस एक बच्चे को क्लियर है, बाकी को नहीं है। सबको क्लियर है। आगे इस्टेब्लिशिंग द काज ऑफ डिजीज़, मतलब उसकी इस्टेब्लिशमेंट देखते हैं कि कैसे किसी डिजीज़ की कोई काज है वो कैसे इस्टेब्लिश्ड होती है। कैजुअल इंफेरेंस एक टर्म यूज़ होती है, इसका मतलब ये होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक प्रोसेस होता है किस चीज़ को डिटरमिन करने का, कि जो ऑब्जर्व्ड किए हैं हमने एसोसिएशंस काजेज़ की, जो काज बन रही है, या फिर हमने जो उसके अगेंस्ट गाइडलाइंस जो यूज़ किए हैं, मतलब कैजुअल इन्फेरेंस ऐसा प्रोसेस है, उसके लिए यूज़ की जाती है ये टर्म, जिसके अंदर हम डिटरमिन करते हैं कि क्या ऑब्ज़र्व करके हम मतलब ये देखते हैं कि क्या एसोसिएशन है काज की किसी डिजीज़ के साथ, और कौन सी गाइडलाइन हम यूज़ करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर हम जजमेंट करते हैं कि कैसे हम इस कंडीशन से हम मतलब अगर ये इंटरवेंशन करें जजमेंट के बेस पे, तो हम उसको मतलब ये सारा चीज़ें जब डिटरमिन करते हैं सारे प्रोसेस को कहते हैं कैजुअल इन्फेरेंस। अब किसी भी काज की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको एसोसिएशन को असेस करने से पहले, और उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे मतलब क्या चांसेस हैं, क्या बायसनेस है, कैसे कंफाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं, उनको हम एक्सक्लूड करते हैं। ऑब्जर्व्ड एसोसिएशन में करते क्या है बेसिकली, ऑब्जर्व्ड एसोसिएशन में ये होता है कि हम ना पहले एक मेजरमेंट बेस जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं। वो इस तरह सिलेक्ट करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो है ना हो सकती है बाय मेजरमेंट बायसनेस, ये हम मतलब अज्यूम कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कुड इट बी ड्यू टू कंफाउंडिंग, फिर हम सोचते हैं क्या ये कंफाउंडिंग तो नहीं है कोई काज, मतलब ये डिजीज़ डेवलप हो रही है, ये फैक्टर किसी कोई कंफाउंडिंग फैक्टर्स तो नहीं है। कंफाउंडिंग फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते और वो डिजीज़ डेवलप कर रहे होते हैं, या ऐसे फैक्टर होते हैं जो बायसनेस स्पेसिफिकली कंफाउंडिंग फैक्टर बायसनेस क्रिएट कर रहे होते हैं हमारे रिजल्ट के अंदर जब हम कोई रिसर्च वगैरह करते हैं। ठीक है, कुड इट टू बी अ रिज़ल्ट ऑफ चांस, मतलब हम देखते हैं कि रिज़ल्ट इसमें कोई चांस तो नहीं है इसका, रिज़ल्ट के अंदर मतलब ये कंफाउंडिंग फैक्टर इन्वॉल्व तो नहीं है। फिर हम देखते हैं अगर हैं तो ये कंफाउंडिंग फैक्टर क्या काज तो नहीं है उस डिज़ीज़ का, तो हम उनको कंफाउंडिंग में लिख रहे हैं, या बायसनेस क्रिएट तो नहीं कर, बायसनेस से हट कर क्या ये उसके अंदर नहीं है। फिर अगर हम देखते हैं कि हाँ ये कैजुअल है, तो फिर उसके ऊपर हम गाइडलाइंस जो उससे रिलेटेड होते हैं प्रिवेंशन की वो बनाते हैं, और हम जजमेंट कंप्लीट कर लेते हैं कि ये जो है ना बेसिकली एक फैक्टर्स है, काज है इस डिज़ीज़ की, कंफाउंडिंग फैक्टर जो है ना वो नहीं है। अब गाइडलाइन फॉर काजेशन के लिए ब्रैडफोर्ड हिल ने क्या किया था, एक कुछ एस्पेक्ट दिए थे जिसमें उसने एसोसिएशन मतलब अटेम्प्ट की, और उसने कैजुअल और नॉन कैजुअल एसोसिएशन के बारे में मतलब कुछ गाइडलाइन दी, जिसमें उसने कहा टेम्पोरल रिलेशन, प्लाजिबिलिटी, कंसिस्टेंसी, स्ट्रेंथ, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, रिवर्सिबिलिटी, स्पेसिफिसिटी ऑफ द एसोसिएशन, जजिंग एंड द एडवाइस, एविडेंस, ये सारी काजेशन के लिए मतलब गाइडलाइंस थी। अब इनको वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या क्या है। टेम्पोरल रिलेशनशिप में क्या बात की गई, इसमें ये कहा गया कि नेसेसिटी फॉर अ काज टू प्रोसीड एन इफेक्ट इन टाइम, मतलब एक काज को इफ़ेक्ट जो है ना प्रोसीड करने के लिए एक इफ़ेक्टिव टाइम की ज़रूरत होती है, मतलब ज़रूरी है काज के लिए, नेसेसिटी है कि उसको वो प्रोसीड करे एक इफ़ेक्टिव इन टाइम अपने टाइम के अंदर, तो उसका मतलब टेम्पोरल रिलेशनशिप। इसमें ये क्लियर किया गया अगर एक फैक्टर जो है जिसको बिलीव किया जा रहा है, कोई भी फैक्टर है उसका ये सोचा जा रहा है, बिलीव है लोगों का या साइंटिस्ट का कि ये डिजीज वो फैक्टर डिजीज़ की काज है, तो उसका एक्सपोजर करवाया जाए उस फैक्टर का, और फिर उसको साथ मतलब देखा जाए कि डिज़ीज़ जो है ना उससे डेवलप हो रही है नहीं हो रही है, उसका कितना मतलब, ये होता है टेम्पोरल रिलेशनशिप। इससे हमें क्लियर हो जाता है कि वो फैक्टर जो है उसका काज है या डिज़ीज़ के डेवलप अगर हो जाती है। अक्सर ये क्या होता है, इजी होता है ये टेम्पोरल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, किस में, जब हम कोई प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, ये रिट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी या केस कंट्रोल जो स्टडी है ना उसमें मुश्किल होता है, बट जब हम प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी करते हैं ना, इस मॉडल को इस डिज़ाइन को यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें टेम्पोरल रिलेशनशिप इजीली इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब ये क्या होते हैं प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी, सर केस कंट्रोल स्टडी, रिट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी,
ये जो है ना हम एपिडेमियोलॉजिकल जो मेथड होते हैं ना उनके अंदर हम इनको डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अभी आपने इतना याद रखना है कि जो टेम्पोरल रिलेशनशिप है वो प्रोस्पेक्टिव कोर स्टडी में इजीली जो है एस्टेब्लिश हो जाता है एज़ कम्पेयर टू केस कंट्रोल और रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी। ठीक है। कोर स्टडी वैसे मैं आपको बता दूँ ये 1 साल के लिए होती है और केस कंट्रोल जो स्टडी होती है ना इसमें एक केस को लिया जाता है और उसको स्टडी किया जाता है और उसको कंट्रोल के ऊपर काम किया जाता है कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इतना भी आप याद रखें। रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव वो हम आगे पढ़ेंगे। ये तो था टेम्पोरल रिलेशनशिप। उसके बाद प्लाजिबिलिटी, एपिडेमियोलॉजी और बायोमेडिसिन के अंदर जो बायोलॉजिकल प्लाजिबिलिटी जो है ना इसकी टर्म यूज़ की जाती है। इसका मतलब होता है कि प्रपोजल ऑफ अ काइल एसोसिएशन, मतलब जिस हम ये प्रपोजल देते हैं, हम ये कहते हैं कि कोई एक प्रोटेक्टिव काज है और उसका ये आउटकम आएगा, हम उसके रिलेशनशिप को एक प्रपोजल देते हैं। ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है कि इसका प्रोटेक्टिव काज और आउटकम का मतलब ये काज अगर हुई है तो उससे ये आउटकम आएगा। इस रिलेशनशिप का जो प्रपोजल होता है उसको कहते हैं प्लाजिबिलिटी। इसमें क्या होता है जो कि कंसिस्टेंट होता है एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल और मेडिकल नॉलेज की बेस पे हम मतलब उसको ये बता रहे होते हैं कि ये काज होगी तो उसके ये आउटकम आएंगे। क्लियर। प्लाजिबिलिटी में ये होता है कि प्रपोजल ऑफ काइल एसोसिएशन, मतलब हम ये अगर काज होगी तो उसका आउटकम ये होगा। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी नाम से ज़ाहिर है। रिपीटेडली ऑब्जर्वेशन किसी एसोसिएशन की, डिफरेंट पॉपुलेशन, अब बहुत सी पॉपुलेशंस हैं, उन डिफरेंट पॉपुलेशन में हम देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं कि कोई फैक्टर्स है उसकी एसोसिएशन क्या है और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हम रखते हैं कि एक इन्वायरमेंट, एक पॉपुलेशन है उसको दूसरा इन्वायरमेंट देंगे, दूसरी पॉपुलेशन को तीसरा इन्वायरमेंट, इस तरह डिफरेंट इन्वायरमेंट दे के डिफरेंट पॉपुलेशन के अंदर हम ये रिपीटेडली ऑब्जर्व करते हैं कि क्या एसोसिएशन है और इस तरह हमें डिफरेंट स्टडीज़ जो है ना डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं और डिफरेंट हम डिज़ाइन यूज़ करके ये देखते हैं। अब जहाँ पे लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होता हम मतलब डज नॉट रूट, वहाँ पे हम काइल एसोसिएशन जो है ना वो रूल आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एक्सपोजर लेवल होते हैं और डिफरेंट कंडीशन में रखा जाता है और उसमें इसमें कंसिस्टेंसी का जो इम्पैक्ट ऑफ काइल फैक्टर है वो भी मतलब बहुत कम होता है, रिड्यूस होता है जब हम डिफरेंट में जाते हैं। तो इस तरह हमें काइल एसोसिएशन जो है ना वो सही से भी पता नहीं चलती। अब फर्दर स्टडीज़ जो है ना वो भी कंडक्ट करते हैं रिसर्चर इसको फाइंड आउट करने के लिए, डिफरेंट रिसर्चर डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट सेटिंग में, डिफरेंट पॉपुलेशंस के अंदर। तो ये सारी मतलब कंसिस्टेंसी के अंदर मतलब चेक किया जाता है कि ये डिजीज़ जो है ना अगर रिज़ल्ट इन सब सिचुएशन के अंदर सेम आ रहा है, कंसिस्टेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है जो वो हम काज जिस काज को हम देख रहे हैं, असेस कर रहे हैं जिस एसोसिएशन को, अब वो क्या है, वो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अब स्ट्रेंथ क्या है? हिल्स ने ये आर्गूमेंट किया कि स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन पॉसिबल कॉज एंड इफेक्ट। एक काज की क्या इफेक्ट आता है, कोई एक काज है उसका इफेक्ट कितना आता है, मतलब जितनी ज़्यादा काज और इफेक्ट में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगी उसने उसकी जो एसोसिएशन अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो वो क्या होगा, एक मतलब एक कोई एक काज है उसकी वजह से इफेक्ट जो है ना वो भी स्ट्रॉन्ग आया है, तो मतलब इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है उसके बिटवीन जो एसोसिएशन है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर कम आता है तो उसकी मतलब है कि वीक एसोसिएशन है। अब इसका स्ट्रॉन्ग और वीक से हमें पता चलता है कि कितनी स्ट्रेंथ है एसोसिएशन की। अब स्ट्रेंथ कैसे पता चल रही है हमें, हम फाइंड आउट करते हैं रिलेटिव रिस्क या ओड रेशो से। रिलेटिव रिस्क निकालते हैं या ओड रेशो निकालते हैं जिससे हमें स्ट्रेंथ पता चलती है किसी भी फैक्टर की एसोसिएशन की। अब ये कैसे निकलते हैं, ये टीपीएन पीपीएन हम आगे पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हमें पता चलेगा रिलेटिव रिस्क क्या होती है, ओड रेशो क्या होती है। ये हमने मेथोडोलॉजी वाले में डिटेल से पढ़ना, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने ये वहाँ पे पढ़ा था। जितनी ज़्यादा एसोसिएशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी उतना उनका रिलेशन जो है काइल का वो स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रेंथ बेटा यही है कि एक काज है ना उसका इफेक्ट, अगर वो काज मौजूद है उसका इफेक्ट आ रहा है, अगर वो काज नहीं है और उसका इफेक्ट नहीं आ रहा तो वीक एसोसिएशन, अगर वो काज है और उसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। ये हम स्ट्रेंथ जो है फाइंड करते हैं। ये बेसिकली हम ना काज और इफेक्ट की एसोसिएशन की स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं और वो हम फाइंड करते हैं रिलेटिव रिस्क एक फार्मूला होता है और एक होती है ओड रेशो उसकी, उससे हम ये स्ट्रेंथ निकालते हैं किसी भी मतलब एसोसिएशन की, कैजुअल एसोसिएशन की, रिलेटिव रिस्क और ओड रेशो से। अब ये रिलेटिव रिस्क का फार्मूला क्या होता है, ओड रेशो क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे मेथोडोलॉजी वाले चैप्टर में। जो फार्मूलाज हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो
ये एक फैक्ट है, कहते हैं कि एसोसिएशन वीक डज नॉट रूल आउट अ कैजुअल कनेक्शन। मतलब एक कैजुअल कनेक्शन है उसको रूल आउट नहीं कर सकती जो वीक एसोसिएशन होती है। लाइक एक पैसिव स्मोकर है उसको भी मतलब और लंग कैंसर, ये एक जो है ना वीक कैजुअल कनेक्शन इसका जो है ना रूल आउट नहीं होता इसमें, मतलब ये एक फैक्ट है। पैसिव स्मोकर को भी लंग कैंसर होता है। तो इससे हमें मतलब एसोसिएशन जो है ना वीक है, बट इससे हमें फाइंड आउट मतलब स्ट्रेंथ से नहीं हो सकता। ये एक फैक्ट भी है जिसमें हम एग्जांपल भी हमने देखी है। उसके बाद होता है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। अब नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि डोज रिस्पॉन्स ये तब होता है जब जो कुछ काजेज़ होती है ना उनके लेवल के अंदर जब चेंजेस आएँ और उसकी एसोसिएशन देखी जाए कि अब काज जो है ना वो नहीं है, ख़त्म की जा रही है और या कम की जा रही है, तो उसके साथ देखा जाता है कि उसका प्रीवलेंस और उस डिजीज़ का इंसिडेंस जो है ना वो कितना है। इस एसोसिएशन को चेक करते हैं डोज ऑफ रिलेशनशिप, डोज रिस्पॉन्स। अब डोज रिस्पॉन्स अगर बायोलॉजिकल ग्रेडियंट में देखा जाए तो इसमें रिलेशनशिप में ये होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एक्सपोजर हुआ है डोज का, कितनी सब्सटेंस कितनी डोज जो है ना बंदे को दी गई है और उसके नतीजे में क्या आउटकम क्या चेंजेस आई हैं। ये डोज रिस्पॉन्स बायोलॉजिकल ग्रेडियंट में होता है। अगर हम एक्सपोजर जो है ना कहते हैं कि इंक्रीज़ कर दें, एक काज है उसका एक्सपोजर ज़्यादा कर दें बढ़ा दें, तो उसकी वजह से उसके जो आउटकम है उसका इफ़ेक्ट है जो वो उसका रिस्क भी जो है वो ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। अब एक बंदा है वो एक कोई भी सिगरेट नहीं पीता, कुछ ऐसा है कि 5 से कम पीते हैं, कुछ 5 से 10 पीते हैं और जो 20 पीता है, तो जैसे जैसे सिगरेट पर डे बढ़ती जाएगी उस बंदे का जो रिस्क है लंग कैंसर का वो क्या बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और वो जो कैजुअलिटी का आर्गूमेंट है वो भी स्ट्रेंथन होता जाएगा। तो ये हमें डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप ही बताता है। क्लियर। उसके बाद आता है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी में ये होता है कि जब कोई भी काज जो है ना उसको रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, प्रिवेंट कर दिया जाए, तो उसके नतीजे में डिजीज़ का रिस्क वो कहते हैं क्या होता है, रिवर्स होता है, रिड्यूस होता है। और इस तरह जो है ना ये हमें जब उसको हटाया और कम हुआ तो इस तरह हमें उस काज की एसोसिएशन का भी पता चला और स्ट्रेंथ का भी पता चला। हमें पता था कि ये काज जो है ना अगर होती तो मतलब ये डिजीज़ होनी थी, तो स्ट्रेंथ और उसकी एसोसिएशन का भी पता चल जाता है। और जब हम उसको रिवर्स कर लेते हैं, रिमूव करते हैं, रिवर्सिबिलिटी का प्रोसेस करते हैं, रिवर्सिबिलिटी में हमें ये पता चलता है। मतलब एक बंदा स्मोकर था, हमने उसको जो है ना सेसेशन के बाद स्मोकिंग की, तो उसमें जो लंग कैंसर का रिस्क जो था वो भी क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। उसके बाद आती है स्पेसिफिसिटी ऑफ द एसोसिएशन। एसोसिएशन एक स्पेसिफिक होती है बेटा एक्सपोजर और आउटकम में। अब किसी चीज़ के साथ किसी बंदे का कोई एक्सपोजर हुआ है स्मोकिंग से, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या हुई, लंग डिजीज डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं, जो कि एक और इसके अगेंस्ट हम वीकेस्ट गाइडलाइंस होती हैं और ये मतलब लिस्ट से डिलीट भी हो जाती हैं। मतलब सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स जो है ना उनको पॉइंट आउट किया जाता है कि जो डिजीज़ है हो रही है लंग कैंसर की, जो स्मोकिंग की वजह से हो रही है, तो एक तो डिजीज़ की जो प्रिवेंशन है उससे गाइडलाइन नहीं दी जा रही, और उनको मतलब जैसे कि अब इतनी सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो सिगरेट बनाती हैं, उनके मतलब अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता, ना ही कोई वो है। और सिगरेट स्मोकर जो है ना वो पीते रहते हैं और इस तरह लंग कैंसर जो है, पेक्रेंटल कैंसर, ब्लैडर कैंसर, हार्ट डिजीज, एम्फिसीमा, ये सारी कंडीशन जो है ना ये डेवलप होती रहती हैं। ये इनके साथ मतलब लिंक्ड बनाया गया है बेस, जबकि स्पेसिफिकली यही कहा जाता है कि सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर ही होता है। ये एक स्पेसिफिसिटी ऑफ द एसोसिएशन है उस फैक्टर की उस डिजीज़ के साथ। उसके बाद आता है जजिंग द एविडेंस। जजिंग द एविडेंस इसमें नो कम्प्लीटली रिलायबल मीन्स ऑफ स्टैब्लिश कैजुअल, इसमें कंप्लीट जो है ना रिलाय नहीं किया जाता है कैजुअल रिलेशनशिप के जो ज़राए हैं उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो क्या करते हैं कि एविडेंस बेस्ड बात करते हैं। कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसको एविडेंस बेस पे लेके चलते हैं और उससे उसको सॉल्व आउट करते हैं। कोई भी कैजुअल इन्फ्रेंस बनाना हो या कितने भी, उनको सबको एविडेंस बेस पे देखा जाता है। अब टेम्पोरल रिलेशनशिप को करेक्ट कैसे किया गया है, ये कहते हैं कि
बिफोर अदर क्राइटेरिया कंसिडर प्लाजिबिलिटी, कंसिस्टेंसी और डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। ये सारे जो है ना इनको देखा जाए तो इस सब में जो टेम्पोरल रिलेशनशिप है ना, ये मतलब एविडेंस बेस्ड कहता है। और कैजुअल एसोसिएशन कितना हाइटेंड है और कितने डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, सबको हम एविडेंस बेस्ड मतलब लेके चलते हैं, ऐसे नहीं चलते। उसके बाद बेटा कुछ स्टडी डिज़ाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको हम क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं। इनकी रिलेटिव एबिलिटी होती है मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन की, जो काजेशन जो है ना डिज़ीज़ की जो काज है उसको प्रूव करने में कितने स्ट्रॉन्ग है। अब डिफरेंट डिज़ाइन है वो कितना मतलब उनमें एबिलिटी है उन टाइप्स ऑफ स्टडी में, उन स्टडी डिज़ाइन के अंदर, कि वो प्रूव कर सकें, एविडेंस बेस बता सकें कि ये काज है। इकोलॉजिकल स्टडी, क्रॉस सेक्शन स्टडी, केस कंट्रोल, कोहोर्ट, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ये डिफरेंट स्टडी के डिज़ाइन हैं और ये प्रूव करते हैं कि ये काज जो है ना इस डिज़ीज़ की है। इनमें ये एबिलिटी होती है। जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होते हैं ना, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। इसमें जितने भी फैक्टर होते हैं हम कंट्रोल करके हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्गली प्रिडिक्ट करते हैं जो ये डिज़ाइन, उनके अंदर ये पावर होती है स्ट्रॉन्गली, वो इस एबिलिटी होती है कि वो प्रूव करते हैं कि ये जो है ना काज है इस डिज़ीज़ की, इसकी एसोसिएशन की। बाकी कोहोर्ट और केस कंट्रोल ये मॉडरेट लेवल पर हैं, क्रॉस सेक्शन स्टडी और इकोलॉजिकल ये सबसे वीक जो है वो इनकी प्रूव होती है काज की। क्लियर? तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? बाकी एक एग्जांपल दी गई हैं कुछ, जिसमें मतलब एक फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना, प्री स्कूल चिल्ड्रन जो है ना, एक अगर जो बच्चे कहते हैं कि क्या जो फ्रेंच फ्राइज़ जो ईट मतलब खा रहे हैं उनमें ना ब्रेस्ट कैंसर मतलब जो है ना डेवलप होने के चांसेस हैं, जो प्री स्कूल चिल्ड्रन है। ये मतलब एक आई है स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी, टेम्परल, ये सारी चीज़ों को देख के एविडेंस बेस पे एक, क्या ये एक कैजुअल रिलेशनशिप है या नहीं है। जब हम आगे जाते हैं, अगले टेबल में आप जाएँ ना, स्टडी डिज़ाइन क्या है, कैजुअलिटी क्या है, डिजीज रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, टेम्पोरलिटी, कंसिस्टेंसी और स्ट्रेंथ देखें। स्ट्रेंथ भी वीक है। स्टडी डिज़ाइन केस कंट्रोल डिज़ाइन है, जबकि हमने पीछे पढ़ा कि केस कंट्रोल डिज़ाइन जो है ये क्या होता है, और मॉडरेट लेवल प्रूव करता है। डोज रिस्पॉन्स भी इसमें वो आ रहा है, टेम्पोरलिटी भी ऐसा है। क्या ये एसोसिएशन जो है कैजुअल है या नहीं है, ये आप बच्चों ने बताना है मुझे, इन सारे रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए। बताएं बेटा। इसकी बेस पे हमने कंक्लूजन बनाना है, इस सारे नॉलेज ऑफ कॉजेशन की बेस पे एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो एक प्रॉपर डायग्नोज बनाते हैं। फिर एक प्रॉपर डायग्नोज बन जाए, जब उनको पता चल जाए हाँ ये एसोसिएशन है, तो फिर वो एक एक्यूरेट करेक्ट ट्रीटमेंट प्लान और प्रिवेंटिव मेजर, उनके लिए उस डिजीज से रिलेटेड गाइडलाइंस जो है ना वो बनाते हैं। बताएं बेटा ये एसोसिएशन है या नहीं है, ये काइयल एसोसिएशन है फ्रेंच फ्राइज़ की ब्रेस्ट कैंसर के साथ। रिजल्ट आपके सामने है। मैं आपके ना रिस्पांस का वेट कर रहा हूँ। ये एक स्टडी हुई है ना, उन्होंने कहा है कि वाशिंगटन के अंदर हुई है। उन्होंने कहा कि फ्राइज़ जो खाते हैं ये ब्रेस्ट कैंसर को रेज करते हैं, प्री स्कूल बच्चे जो फ्राइज़ खाते हैं। क्या ये एसोसिएशन फ्राइज़ की और ब्रेस्ट कैंसर की प्री स्कूल चिल्ड्रन के अंदर पॉपुलेशन है ना, क्या ये एक कैजुअल एसोसिएशन है या नहीं है। रिजल्ट आपके टेबल में सामने है, आपको सामने स्ट्रेंथ कितना है, कंसिस्टेंसी कितना है, स्टडी डिज़ाइन कौन सा यूज़ हुआ है। आवाज़ आ रही है आप सबको? बताएं ये कैजुअल एसोसिएशन है या नहीं है। तो आवाज़ नहीं आ रही आपको क्या? जल्दी बताएं, फिर हमने आगे पढ़ना है।
जवाब देना बेटा, अगर आवाज़ आ रही है। मैं तो कब से पूछ रहा हूँ आपसे, काजुअल एसोसिएशन है या नहीं है। दो फैक्टर हैं, काज क्या है फ्रेंच फ्राइज, और कह रहे हैं कि उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। क्या ये एसोसिएशन कैजुअल है या नहीं है? नहीं है। सब बच्चे रिस्पॉन्स करें, अच्छा नहीं है, सही है। उनने स्टडी कर डाली, ये कहते हैं नहीं है। नो, अच्छा है। जिसने कहा है हाय वो काइंडली मुझे एक्सप्लेन करिए कैसे है। पहले अपना नाम बताएं, फिर मुझे बताएं कैसे है। चलें जी, रुबीना के पल्ले ही नहीं पड़ रही बात। क्या नहीं पड़ रहा रुबीना, आप बताएं, शाबाश। क्या समझ नहीं आ रही? अपना माइक जो है ना वो ऑन करें। और क्यों नहीं पल्ले पड़ रही ज़रा बताएं रुबीना। माइक ऑन कीजिएगा बेटा अपना। चलिए अभी आपके पल्ले पड़ा देते हैं। हाँ जी बेटा, अपना माइक ऑन करें रुबीना। बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वो कह नहीं औखा, औखा है। तो बोले ना, माइक ऑन करें और बोलें, शाबाश। किड्डू औखा है। हम देख रहे हैं कि कैजुअल एसोसिएशन मतलब एक काज है ना, उसको हम देख रहे हैं क्या वो काज है उस डिजीज़ की या नहीं है। एसोसिएशन देख रहे हैं उसमें, आप समझ आइए, छोटी सी बात है। और वो हम डिफरेंट मतलब कंसेप्ट की बेस पे देख रहे हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, कैजुअल इन्फ्लुएंस जिनको कहते हैं। हाँ जी बोलें। जी बोलें। नहीं नहीं, आपसे ही पढ़ना है, पल्ले आपके नहीं पढ़ी, मैं आपसे ही पूछूंगा। बाकियों को मैं बाकियों से बाद में पूछूंगा। पहले आपको तो समझ आए ना हम पढ़ क्या रहे हैं। क्या फ़ायदा मैं ऐसे पढ़ाई जाऊँ आपको पल्ले ही ना पढ़े। चलो शाबाश, अभी आपको सारा समझ आ जाएगा। अब समझ आइए क्या हम पढ़ रहे हैं। अभी भी नहीं आई, अभी जब बताया है। अच्छा बताएं, है इसमें कैजुअल एसोसिएशन है? तो ये मैंने अभी तो आपको बताया कैजुअल एसोसिएशन किसको कहते हैं। बोलें। चले मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, कोई भी डिजीज़ है ना, स्मोकिंग क्या है, एक काज है, उससे इफ़ेक्ट क्या है, लंग कैंसर है ना, बोलें साथ में मेरे। स्मोकिंग जो बंदा करता है उसको क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये स्मोकिंग एक काज है, स्मोकर है, इफ़ेक्ट क्या होगा बताएं ना, जी नहीं बोलें, लंग कैंसर। अब इस काज और इफ़ेक्ट को एसोसिएशन है या नहीं है, कोई रिश्तेदारी है ना। इसी को तो कैजुअल एसोसिएशन कह रहे हैं, काज और इफ़ेक्ट का आपस में जो रिश्तेदारी है, साझेदारी है, ये जो भाईवाल बने हुए हैं। आप समझ आइए। जी जी बोलें आप। अब मैं यही पूछ रहा हूँ कि वो कहते हैं, उन्होंने स्टडी की, उन्होंने कहा है कि ना फ्रेंच फ्राइज़ खाने से ना ब्रेस्ट कैंसर होता है। जो प्री स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं। और आगे हमने जब स्टडी की, उनको जो रिज़ल्ट आए ना, वो अगले टेबल में दिए हुए हैं। स्ट्रेंथ कितनी है, कंसिस्टेंसी कितनी थी, टेम्पोरलिटी, बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी, कौन सा डिज़ाइन यूज़ किया, रिज़ल्ट आगे हमें मिले हुए हैं। वाशिंगटन में ये स्टडी हुई है, रिसर्च हुई है।
उसके रिज़ल्ट ये हैं, उन रिज़ल्ट की बेस पे अब हमने बताना है क्या ये एसोसिएशन कैजुअल है या नहीं है। अब आपने ये बताना है मुझे। जब हम प्रोटेक्टिव ये नहीं पता ना टेम्पोरलिटी क्या है। टेम्परेलिटी और देख लेते हैं देखो टेम्पोरल देखो रिलेशनशिप है। हाँ देखो देखो ऐसे सर सारे बच्चे इरिटेट हो जाएंगे, आप उनसे पूछ रहे हो, उनको तो समझ आ रहा ओहो नहीं होते इरिटेट, क्यों होंगे, ऐसे इरिटेट हो जाएंगे। 2 घंटे हैं हमारे पास, आप सुकून से देखें, आपके पास 2 मिनट हैं पूरे। आप अपना सोचें, बाकियों का बाद में सोचें, मैं उनको रही हूँ सोचने के लिए। तो मेरा भी सोचना अब मुझे तो मैं आपके हाँ आपका ही तो सोच के पूछा है आपसे। सर आप खुद बताओ। जी मैं नहीं बता रहा। अच्छा फिर कौन बताएगा? फिर कौन बताएगा, ये सारे बता रहे हैं, देखें हंस भी रहे हैं आगे से। ये तो मैंने अभी देखा, ये सारे क्यों हंस रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। हाँ तो छोड़े ना, इनको हंसने दें, हाँ हम अपना काम करेंगे, हंसने वाले हंसते रहते हैं। फिर आप ऐसे करें, आप ये उन्होंने जो बताया ना रिजल्ट एक्सेट्रा, आप ये सारे तो नहीं ये बच्चा अच्छा जिस बच्चे ने मैसेज डिलीट किए हैं ना, वो मैंने पढ़ लिए हैं। उनकी कुकिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हाँ जी बेटा आप बताएं। रुबीना आप ना थोड़ा सा सोचें, मैं फिर आपके पास दोबारा आता हूँ। ये जिस बच्चे ने मैसेज डाल किए हैं ना, वो अपना माइक जो है ना वो अनम्यूट करें। सैन चांडिया के नाम से मेरे पास सेव है, बट अपना जो है ना माइक जो है ना वो अनम्यूट करें। एक तो ये मैसेज बहुत डायल करते हैं, पता नहीं क्यों। लैला नाम है आपका, है ना? लैला बच्चे आप अपना जो है ना माइक अनम्यूट करें। आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? अगर आवाज़ आ रही है तो अपना माइक जो है ना काइंडली अनम्यूट करें। नहीं नहीं टाइप नहीं करना, आप माइक जो है ना वो अनम्यूट करें, जल्दी करें। हम वैसे हमारे पास 2 घंटे हैं, कोई मसला नहीं है, सुकून से पढ़ेंगे हम। जी बच्चे मैं वेट कर रहा हूँ आपका, माइक जो है ना लैला अनम्यूट करें। लैला आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? मैं वेट कर रहा हूँ और आप कंसिस्टेंटली ना कोई रिस्पांस कर रहे हैं और ना ही अपना माइक जो है ना वो अनम्यूट कर रहे हैं। तो बेटा आवाज़ आ रही है तो माइक अनम्यूट करें ना। मैं बार बार आपको आवाज़ दिए जा रहा हूँ और आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए जा रहे। थर्ड ईयर में आप पहुँच गए हो आप, शाबाश। अनम्यूट करें, माइक जो है ना वो अनम्यूट करें। आपने कहा कि है और आगे आपने बताया। चलिए ना डिस्कस कर लेते हैं कैसे है, क्या पता मैं रॉन्ग हूँ या ये बाकी जो कह रहे हैं कि हाँ नहीं है वो गलत हूँ। माइक अपना जो है ना वो अनम्यूट करें, और उसके साथ साथ मुझे आयशा और सोनिया आप भी जो है ना अनम्यूट करें। आयशा, सोनिया और लैला अपने माइक जो है ना अनम्यूट करें। शाबाश, आयशा ने तो कर दिया। आयशा आप बताएं लैला को कि कैसे नहीं है, वो तो कहती हैं कि है। सोनिया आप भी, नहीं नहीं सोनिया आप जो है ना माइक जो है ना वो काइंडली अनम्यूट कर लें। थोड़ी सा डिबेट करवा लेते हैं, फिर फ्रेश हो जाएगा माइंड, फिर बाद में हम पढ़ लेंगे।
जी आयशा बोलें, माजरत आपको काटा। सर कैजुअल एसोसिएशन के लिए ना कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, जी रोज रिस्पॉन्स भी होता है, और इन्होंने स्टडी डिजाइन बताया है केस कंट्रोल। तो केस कंट्रोल ना मॉडरेट होता है कि हाँ ये प्रूव करने के लिए कि कॉजेशन है। हम्म, तो और उसकी वेबसाइट भी वीक है। जी तो ये 3-4 पॉइंट्स मुझे लगता है कि इसका एसोसिएशन नहीं है। अच्छा। तो लैला तो कुछ और कह रही थी, वो क्या कह रही थी? सर बाकी उनको पता हो, फिर आप क्लियर करते हैं नहीं कि नहीं उनसे, क्या क्या। नहीं मैं तो क्लियर कर दूंगा, वो तो मैंने करना ही है, डेफिनेटली मैंने ही क्लियर करना है। आप उनसे तो पूछे ना थोड़ा सा। सर वो अनम्यूट करेंगे तो कुछ बताएंगे। आप डायरेक्ट हो जाएं, अनम्यूट वो कर लेंगे। क्या करें? उनके साथ डायरेक्ट हो जाए ना, उनसे बात करें तो वो करेंगे ना, ऐसे तो नहीं करेंगे। ओहो, मैं एक्सप्लेन तो करूंगा, अभी नहीं करना ना मैंने, मुझे पता है मैंने कब एक्सप्लेन। एक तो ये बच्चे जो है ना, सर आप एक्सप्लेन कर दें, ये कर। बेटा मैंने करना है, मुझे पता है मैंने क्या करना है। आप अपना माइक अनम्यूट करके उनको बताएं, मुझे ये ना बताएं कि मैंने क्या करना है। मैंने तो एक्सप्लेन करना है, मैं कब कह रहा हूँ मैं नहीं करना। शाबाश, आप जवाब दें। लैला आप जवाब दें आयशा को, आपने कहा है कि नहीं। हाँ करता है, हाँ है एसोसिएशन, कैजुअल एसोसिएशन। अब बताएं, ये तो कोई बात ना हुई, अपनी बात से ही पीछे हट गया। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? मैं तो बाद में करूंगा ना, जब आप दोनों की डिबेट हो जाएगी। रुबीना कुछ कहना चाह रही हैं, रुबीना आप बताएं। रुबीना कुछ सर टाइप कर, मुझे तो समझ, मैंने कुछ नहीं कहा सर। नहीं नहीं आप कुछ टाइप कर रही थी। मैं कुछ भूल गया, मैं कुछ कह सर। हाँ मैं ये कह रही थी, मतलब मुझे नहीं समझ, इनको भी नहीं समझ सर, देख लें। नहीं कि आयशा तो ठीक बता रही है, उनको समझ आ गई है, मैंने देख लिया है। ये आपकी क्लास फेलो है ना? जी सर, हाँ मुझे पता इसलिए है, तो कॉल है सर, मुझे पता। पढ़ने वाली बच्ची है, इसका मतलब उसको समझ आ गई है। ये तो मुझे नहीं पता सर। नहीं मुझे पता है ना, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो बता रहा हूँ आपसे, पूछ थोड़ी ना रहा। जी सर आप मुझे बता रहे हैं कि समझ आ गई है, अब आप हमें समझा। उन्होंने समझा दिया, मैं क्या समझाऊँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है। आयशा ने आपको जो बताया, आयशा ने बिल्कुल सही बताया। केस डिज़ाइन जो यूज़ हुआ है, और वो केस कंट्रोल है जो कि मॉडरेट है, और डोज रिस्पॉन्स भी नहीं है, कंसिस्टेंसी भी नहीं है उसके अंदर, स्ट्रेंथ भी वीक है। वीक जब कह रहा है कि एसोसिएशन वीक है, तो फिर हम कैसे कहें कि कैजुअल एसोसिएशन है? आयशा ने तो बिल्कुल ठीक बताया। क्लियर? अब रुबीना आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? बाकी बच्चे भी हैं, शैला है, तस्लीम है, फरियाल है। बेटा आप क्या कहोगे, आपके क्या व्यूज़ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? तस्लीम, फरियाल, सईदा खदीजा, शैला इनायत। सो रहे हैं आप, जाग रहे हो? नहीं सर हमें नींद आई थी, कॉलेज से अभी वापस आए, हम सो गए हैं। ऐसे ये बच्चे सो रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। रुबीना आप क्या कह रही हैं? सर मैं यही कह रही हूँ कि आप ना दोबारा एक्सप्लेन करते हो। मैंने दोबारा भी किया एक्सप्लेन। सर समझ नहीं आ रही ना मुझे, क्या समझ नहीं आ रहा? कि मतलब कैसे हमें पता चलेगा ये टेम्पोरल रिलेशनशिप, ये स्ट्रेंथ, ये जो भी जितने फैक्टर्स बताए हुए हैं। अच्छा मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है ये मोबाइल से अभी बाहर आके ना सर फाड़ देगी। क्या लग रहा है सर? ये जो है ना आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉक, जी ये दोस्तों के साथ अच्छा लगता है, ठीक है? जब अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, जी हाँ तो थोड़ा सा ना अपनी टून, अपना जो है ना, इसको धीमा रखा करें, ये अच्छा नहीं लगता। जी ये आप आयशा के साथ यही रखा करें, मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको, ठीक है? लेकिन ड्यूरिंग क्लास नहीं, लेक्चर नहीं, उसके बाद। जी सर। हाँ शाबाश,
चलें आप बताएं क्यों नहीं समझ आ रही? मैं आपको बता रहा हूँ क्या नहीं समझ आ रहा। टेम्पोरल रिलेशनशिप मैंने अभी आपको बताया नहीं है, रिज़ल्ट आपके सामने है। बाकी जो है ना आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा ये जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया। आई थिंक आवाज़ नहीं क्लियर हुई या कुछ ऐसा हुआ है। पीछे आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, रिज़ल्ट आपके सामने है, ये सारा टेबल बना हुआ है। इसकी बेस पे पता चल रहा है कि वीक एसोसिएशन है। अब आप क्या पूछना चाह रही हैं, क्या कंसिस्टेंसी क्या है, टेम्पोरलिटी क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। रुबीना जी मैं पूछ रहा हूँ, यही समझ नहीं आ रहा। जी सर, मैं ये समझ आ रहा है। जी सर जब मैं पढ़ूंगी ना फिर मुझे समझ नहीं आएगा। सर मैं समझ तो हाँ बताएं सोनिया, आप बताएं बताएं बताएं। रुबीना के तो आज आज ही सारा कंसेप्ट क्लियर करना है। बताएं सोनिया। पता नहीं मैं किस बताऊँ ये। नहीं नहीं, वो उसके लिए मैं बैठा हूँ ना। गलत होगा तो मैं सही कर दूँगा। बताएं आप, शाबाश। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा जो है ना वो उसको सर ने कहा है कैजुअल एसोसिएशन यही होती है ना कि एक कॉज होती है और फिर आगे वो इफेक्ट बताती है। जिस तरह सर ने कहा कि स्मोकिंग है और स्मोकिंग करने से क्या होता है, कैंसर हो सकता है, कोई भी इफेक्ट है। इसी तरह ही उन्होंने क्वेश्चन ये है कि फ्रेंच फ्राइज खाने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। अब जो कोड होती है उसके अंदर होता है एक्रिलामाइड जो होता है ना उसको कैंसर कॉज करने के लिए ना जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। और जो फ्राइज होती हैं उनको हम एक नॉर्मल मतलब कम टेम्परेचर पे फ्राई कर लेते हैं आराम से, मतलब इजीली कह सकते हैं कोई 150 प्लस। और एक्रिलामाइड इतने टेम्परेचर पे कैंसर कॉज नहीं कर सकता। और जो सर ने ये भी कहा कि जो स्टडीज कह रही हैं, कुछ स्टडी ये कहती है कि मतलब कर लेता है, अभी तो इसके लिए कोई उन्होंने कंक्लूजन भी नहीं निकाला इसको भी सही से। और जैसे पीछे वो सर ने पढ़ाया उसमें भी यही शो है। लिसन सोनिया, स्टडीज़ जो है ना एक ही स्टडी हुई है। लिसन सोनिया, इस पर सिर्फ एक ही स्टडी हुई है, बहुत सारी स्टडी नहीं हुई, एक ही स्टडी हुई है। शाबाश, आगे कंटिन्यू। दो स्टडी है, नहीं हमें एक, हाँ अमेरिकन के अंदर हुई है, एक यूएस के अंदर हुई है। एक यूएस में एक हुई है और एक स्वीडन। बट इन्होंने जो डिज़ाइन यूज़ किया है वो एक ही किया है। ठीक है, हाँ ठीक है, कंटिन्यू रखें। हाँ सर बस यही है। जी रुबीना। बस ठीक है, अभी मुझे लगता है कि रुबीना जो है ना इस मोड में नहीं है। ठीक है रुबीना, अगर आप उसमें बाद में ना आए ना फिर मैं आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ना क्लियर हो जाएगा। और बाज़ बात होता है कि बंदे को नहीं हो रही होती, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। बट हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, सोनिया ने भी बहुत अच्छा बताया आपको, हो जाएगा, डोंट वरी। आगे होता है बेटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़ हमने पढ़ना है। डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? चलो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। डिटर्मिनेंट कोई ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो किसी भी पॉपुलेशन के हेल्थ, इंडिविजुअल नहीं, एक कंप्लीट पॉपुलेशन की हेल्थ के ऊपर जो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं वो करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं। डिटर्मिनेंट को 3 तरीक़ों से क्लासीफाई किया गया है, 3 वेज में। प्राइमरी, सेकेंडरी, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और होस्ट एजेंट इन्वायरमेंट की आपस में एसोसिएशन। इन 3 वेज में डिटर्मिनेंट को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है बेटा, मैं आपको छोड़ दूंगा, जैसे ये कंप्लीट होती है ना तो उसके बाद हम ख़त्म कर देंगे। प्राइमरी डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? वो फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, वेरिएशन एग्जर्ट करते हैं किसी भी मेजर इफेक्ट के ऊपर। मतलब ये वेरिएंटली जब इफ़ेक्ट इनका बहुत ज़्यादा होता है और ये डिजीज़ इंड्यूस करते हैं, ऐसे फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूबर बेसिलाई एक प्राइमरी डिटर्मिनेंट है ट्यूबर क्लोसिस का, इसका मेजर इफेक्ट होता है और ये डिजीज़ इंड्यूस करता है। आपको पता है ट्यूबर बेसिलाई से इंटरेक्शन हो तो ट्यूबर क्लोसिस होती है। अच्छा आई थिंक ना डिस्कनेक्ट हो गई है कॉल, मैं अगेन कनेक्ट करके ना आपको फिर बताता हूँ।
ठीक है, नेटवर्क इशू की वजह से ना कॉल जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं आपको ना बता रहा था डिटर्मिनेंट्स का, अब प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स का बता रहा था, जिसमें ये क्या करते हैं, जैसे ट्यूबर बेसिलाई है एक प्राइमरी डिटर्मिनेंट है। ट्यूबर ऐसे डिटर्मिनेंट मतलब जो मेजर इफेक्ट करते हैं और डिजीज इंड्यूस करते हैं, वो क्या होते हैं, प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स होते हैं। सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स को हम प्री डिस्पोजिंग या इनेबलिंग या री इन्फोर्सिंग फैक्टर्स जो होते हैं, ये सारे प्री डिस्पोजिंग, इनेबलिंग और री इन्फोर्सिंग फैक्टर ये आते हैं सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स में। ये वो फैक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे न्यूट्रिशनल स्टेटस, एज हो गई, जेंडर हो गया, लो इनकम, सोशियो इकोनॉमिक, ये सारे क्या हैं, सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स में आते हैं। इंट्रिंसिक जो कि एंडोजीनस डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ये क्या होता है, होस्ट के इंटरनल में जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, लाइक उसकी अपनी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस तरह की है, जिसकी वजह से उसको क्या होता है, डिजीज़ का होती है। तो ये सारे क्या हैं, इंट्रिंसिक डिटर्मिनेंट्स हैं। एक्सट्रिंसिक डिटर्मिनेंट्स जिनको एक्सोजीनस डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, होस्ट के मतलब एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है वो, लाइक उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो गई, उसका जो जिस माहौल में वो रहता है वो किस तरह का है, ठीक है, सराउंडिंग उसकी कैसी हैं, तो ये सारे क्या है, एक्सट्रिंसिक डिटर्मिनेंट्स में आते हैं। तो ये 4 टाइप्स हैं डिटर्मिनेंट्स की। और डिटर्मिनेंट्स जो है ना आपकी हेल्थ के ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा और डिजीज़ काज करती हैं, वो आप क्या कहलाते हैं, डिटर्मिनेंट्स कहते हैं उनको। उसके बाद हेल्थ इंडिकेटर जो कि इम्पॉर्टेंट SCQs है, मोस्ट हार्ट फेवरेट SCQs जो है ना, इसका है UHS का, हेल्थ इंडिकेटर्स। ये डिफरेंट कुछ हेल्थ इंडिकेटर हैं, जिनमें मोर्टेलिटी इंडिकेटर सबसे पहले आता है, मोर्टेलिटी के इंडिकेटर्स, फिर मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, फिर डिसेबिलिटी रेट्स, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, यूटिलाइजेशन रेट, इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, environmental health policy indicators, socio-economic indicator, indicator of quality of life, कुछ और भी इंडिकेटर्स। ये सारे 12 के 12 जो इंडिकेटर्स हैं, ये सारे क्या हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स के अंदर आते हैं। और इन इंडिकेटर्स के अंदर हम डिफरेंट जो है टर्म्स को डिस्कस करते हैं, मतलब, और ये SCQs में आता है कि हेल्थ इंडिकेटर कौन से हैं। तो ये 12 के 12 इंडिकेटर जो है ना हेल्थ इंडिकेटर्स हैं। इनको हम आगे जो है ना इनकी डेफिनेशंस, इनके फार्मूलाज, ये क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे मतलब नेक्स्ट। मोर्टेलिटी, अब बाज़ का जो SCQs बनता है उसमें ये पूछ लेते हैं मोर्टेलिटी इंडिकेटर कौन से हैं, ये डिफरेंट नेम्स लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा आगे। फिर इनकी डेफिनेशंस वगैरह जो है ना वो हम बाद में पढ़ेंगे। और मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, इंसिडेंस क्या होता है, प्रीवलेंस क्या होता है, नोटिफिकेशन रेट्स क्या होता है, एडमिशन डिस्चार्ज रेट, ये मॉर्बिडिटी इंडिकेटर है। डिसेबिलिटी रेट्स जिसमें हम इवेंट टाइप इंडिकेटर या पर्सन टाइप इंडिकेटर देखते हैं। इवेंट टाइप जो है ना ये इंडिकेटर जिसमें बेड डिसेबिलिटी, वर्क लॉस डेज कितना है। पर्सन टाइप में हम देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी, लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी। ये इन इंडिकेटर को आपने पढ़ना है, रट्टा लगाना है, सीधा सीधा सीधी, ठीक है। ये 12 के 12 इंडिकेटर्स, और इनको आपने रट्टा मारना है। ये SCQs में पूछा भी जाता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो हम जिनकी डेफिनेशंस और फार्मूलाज जो है ना वो हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर? ये 12 इंडिकेटर्स आपको आने चाहिए, और इनके अंदर जो इनके टर्म्स हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स इसके अंदर आते हैं, ये आपने भी पढ़ने हैं। पेपर में अगर 5 नंबर का है तो आप जस्ट इनको लिखेंगे इन लिस्ट जैसे ये लिखे हुए हैं। अगर सिर्फ मोर्टेलिटी इंडिकेटर पेपर में आपसे पूछा जाता है, या फिर आपसे वो इस तरह कहेगा कि आप मोर्टेलिटी इंडिकेटर लिखें और उनमें से आप डिफ़ाइन करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी को या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को, इस तरह मतलब क्रूड डेथ रेट को डिफ़ाइन करें और मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स लिखें। या फिर आएगा हेल्थ इंडिकेटर को इन लिस्ट करें, तो आप सारा लिख दें, या डिस्क्राइब करें, तो आपने इन सबको लिखना है। और उनके अंदर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, मोर्टेलिटी इंडिकेटर के अंदर जो जो लिखा हुआ है वो लिखना है। क्लियर? तो इस तरह लिखने हैं आपने। किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लें आप इससे रिलेटेड।
बाकी आपने एज इट इज़ ऐसे याद करने हैं, और इनकी जो डेफिनेशंस वगैरह है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे जब आपने ये सारा पढ़ना है ना, आगे नेक्स्ट एक यूनिट है उसको हम डिस्कस करेंगे ना, उनके अंदर इसकी डेफिनेशन, इनके फार्मूला, सारा कुछ हमने पढ़ना है। सर अब चाय नमाज का वक्त है। मुझे पता है। हाँ जी बिल्कुल, कल जो हमने पढ़ना है वो यूनिट 3 जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी का यूनिट 3, इसकी पीपीटी जो है वो फेसबुक पे अपलोड है, वहाँ से आप क्या करेंगे, डाउनलोड करके ग्रुप में शेयर कर दें और उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जब भी हम एपी पढ़ेंगे। वैसे हमने एमएचएन जो है ना उसका 1-2 यूनिट पढ़ने हैं, अगर आप सीरियस होंगे तो उसको पढ़ लेंगे, नहीं तो वो एक ऐसा यूनिट है जो मतलब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, और उनमें से एक यूनिट ऐसा है जिसके मतलब नोट्स जो है ना वो मतलब देखने वाले हैं, बस पढ़ने वाले, कंसेप्चुअल कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी हम एपी और को जो है ना इसको हम कवर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, यूनिट 2 और 3 जो है ना दोनों कवर हो गए हैं इस स्लाइड में। यूनिट 4 जो है ना वो पीपीटी जो है वो करनी है, ठीक है। हाँ जी, बाकी सारी एमएचएन हो गई है, और उसके लेक्चर जो है ना वो भी आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे। एमएचएन तो आपकी कंप्लीट है ऑलमोस्ट, कुछ भी नहीं रहता उसका। तो टेस्ट मैं आपके रख दूँगा, बट आप देखिए मैंने जब आपका लास्ट टेस्ट लिया है ना, आपने उसमें कोई रिस्पांस शो नहीं किया। अगर आप रिस्पांस शो करते ना, इस वीक आपका मैंने टेस्ट लेना था, मैंने वीकेंड पे आपके रखने ही टेस्ट हैं। अब एमएचएन मैंने पढ़ानी है, ये नहीं है अभी कंप्लीट हो गई है, रहती है, बट उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो सारी हो गई हैं। हाँ जी, एक एक चैप्टर का ही लूँगा मैं। वैसे मेरा इरादा ये है कि अब ना एक जो है ना 4-5 यूनिट का ना एक साथ ले लेता हूँ, जिनका टेस्ट ले चुका हूँ उनका, और उनके साथ फार्माकोलॉजी का, साइको फार्माकोलॉजी का। बट आप लोग ना जो है टेस्ट अच्छे नहीं दे रहे हैं, इसलिए फिर मैंने आप लोगों का नहीं लिया। ठीक है, यहाँ तक जिसको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता दीजिएगा, और सीरियस हो जाएं, और क्लासेस जो है ना वो प्रॉपर लिया करें। किसी को कोई चीज़ समझनी हो, पूछनी हो, समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा।